तो आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकियल अस्थमा यानी बीए। अस्थमा के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अस्थमा एक सांस से रिलेटेड तकलीफ़ है जिसमें अक्सर आप ये जो है इन्हेलर को इसके साथ लेबल किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पेशेंट है जो कि इन्हेलर ले रही है, फीमेल पेशेंट है। तो इसी अस्थमा के बारे में आज हम बात करते हैं कि अस्थमा एक्चुअली है क्या चीज़ है अस्थमा। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक लड़का है जिसका फेफड़ा जो है सेक्शन में दिखा रखा है, सांस की नली है। ये जो विंड पाइप से आगे चल के फेफड़े के अंदर ये जो ब्रांचिंग में डिवाइड हो रही है। और ये इनसेट में जो है दिखा रखा है एक साइड, ये वाला जो फोटो है ये जो है नॉर्मल इसका एयरवेज है, यानी विंड पाइप जो है नॉर्मल है। और ये जो रेड आप इसमें स्ट्रिप्स देख रहे हैं ये है जो है मस्कुलर बैंड्स हैं। और उसके ठीक बगल में एक ऐसी जो इनसाइड में फ़ोटो है जिसमें अस्थमा का अटैक हो रखा है, जिसमें ये रेड जो मस्कुलर बैंड है वो आपस में उसमें खिंचाव हो गया है। इसकी वजह से उसने जो एयरवेज है इसको पकड़ के खिंचाव करके इसका जो कैलिबर है, यानी जो इसके अंदर का जो छेद है, होल है, उसका जो है साइज़ कम कर दिया गया है। तो उसकी वजह से सांस की तकलीफ़ हो रही है। तो अभी आप इस फोटो को देख के आप समझ गए होंगे कि जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो जो है फेफड़ों पे असर करती है। ये जो विंड पाइप्स है उससे रिलेटेड तकलीफ है, यानी हाइपर एक्टिव एयरवेज होते हैं जो कि किसी भी स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं और जो विंड पाइप का जो कैलिबर है इसमें संकरापन आ जाता है। तो एयरवेज गेट नैरो, जो एयरवेज की जो है संकरापन आ जाता है उनमें सूजन आ जाती है, दे गेट सोलन। एंड जो दे आर ब्लॉक्ड बाई एक्सेसिव म्यूकस यानी जो फ्लेगम होता है, बलगम होता है, वो एक्सेसिव यानी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इस एयरवेज, इस होल में अगर गाढ़ा जो बलगम जमा होएगा तो इसका कैलिबर वैसे ही कम है और बलगम उसको और कम कर देगा, जिससे कि हवा के आने जाने की स्पीड कम हो जाती है और जो अस्थमा का अटैक में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। तो जो अस्थमा है वो एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी एक ऑनगोइंग कंडीशन है। इट डजंट गो अवे एंड नीड्स ऑनगोइंग मेडिकल मैनेजमेंट। ये ऐसी तकलीफ है जो ऐसा नहीं है कि एक कोर्स हुआ और उसको आपने जो दवाई से एक बार का जो अटैक ठीक किया तो वो हमेशा के लिए ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। जो ब्रोंकियल अस्थमा है, या यूँ कहें कि जो अस्थमा है, उसमें जो सीवियरिटी सिम्टम्स की है वो बीच में कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अस्थमा में क्या होता है कि बीच में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है, कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ठीक हो गई है। बीमारी अभी भी बनी हुई है और आगे चल के फिर से आ सकती है। तो इसलिए इसको क्रॉनिक कंडीशन बोला गया है, जो ऑनगोइंग कंडीशन है। अस्थमा जो है वो मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रंस, एडल्ट्स सभी को अफेक्ट कर सकती है। और अस्थमा की जो तकलीफ़ है अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये कुछ अस्थमा के बारे में ओवरव्यू। आगे चलते हैं कि अस्थमा के अटैक के बारे में जानते हैं कि अस्थमा का अटैक होता क्या है, व्हाट इज़ अस्थमा अटैक। तो ये आप पहले फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में जो आप फर्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें जो एयरवेज है एक नॉर्मल एयरवेज है। नॉर्मल एयरवेज में ये जो आप देख रहे हैं ये मसल बैंड है और ये इसका कैलिबर इतना है यानी एयरवेज का। आगे चलते हैं, जब अस्थमा का अटैक पड़ता है, जो थर्ड पिक्चर आप देख रहे हैं ये है एयरवेज ऑफ एक ऐसे पेशेंट का जिसको अस्थमा का अटैक हो रखा है अभी। तो ये जो मस्कुलर बैंड्स आप देख रहे हैं इनमें खिंचाव हो रखा है, इन्होंने कस के इसको जो विंड पाइप को जकड़ रखा है, कस के इसको दबाव जो है लगा रखा है। और जो विंड पाइप का जो आप दीवार की सूजन है देखिए, इससे आप कंपेयर करें तो इसमें सूजन हो रखी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी सूजन हो रखी है। और जो कैलिबर की बात करें तो कैलिबर आप फर्स्ट से आप कंपेयर करें तो कैलिबर कितना कम है। तो इसमें से जो हवा के आने जाने की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये अस्थमा का जो पेशेंट है उसमें अटैक के दौरान ऐसी जो विंड पाइप्स का ये हाल हो जाता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, अगेन एक पेशेंट है जिसको अस्थमा की तकलीफ है और वो इन्हेलर लेते हुए दिखाया गया है। तो इन्हेलर से रिलेट करते हैं हम लोग अस्थमा के कि ऐसी मेडिसिन इस तरीके से लेनी पड़ती है। तो बात कर रहे थे हम अस्थमा के अटैक की।
तो अस्थमा के अटैक में 3 थिंग्स कैन हैपन, 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला है ब्रोंकोस्पाज्म, जो हमने बात की ब्रोंकोस्पाज्म यानी जो मस्कुलर बैंड्स हैं उनमें खिंचाव हो गया है और जो एयरवेज है उनका जो कैलिबर है वो कम हो गया है। ये ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से है, जो मसल्स में खिंचाव बढ़ा हुआ है। दूसरा जो चीज़ हो रही है वो इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। इस इन्फ्लेमेशन में बहुत सारे बॉडी के सेल्स काम करते हैं इसमें, जो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इओसिनोफिल्स है ना, तो इसमें बहुत सारे सेल्स काम करते हैं, वो अपने सेक्रीशंस पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। यहाँ पे सारे सेल्स की मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। अगला जो थर्ड पॉइंट है म्यूकस प्रोडक्शन है। जैसे हमने बात की कि जो बलगम है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बलगम कहाँ से निकलता है? ये जो एयरवेज की अंदर की लाइनिंग है इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बलगम को निकालते हैं ताकि अंदर नमी का वातावरण बना रहे विंड पाइप्स के अंदर। तो इनकी मात्रा अस्थमा के अटैक में अत्यधिक बढ़ जाती है, गाढ़ापन बढ़ जाता है, जिससे इसमें अगर बलगम पड़ा रहेगा, गाढ़ा बलगम, तो उससे जो कैलिबर वैसे ही कम है और बलगम की वजह से कैलिबर और भी कम हो जाएगा, जिसमें हवा के आने जाने की स्पीड, जो सांस लेते हैं हवा के आने जाने की स्पीड कम हो जाएगी। तो उससे एक साउंड आता है, उसको कहते हैं वीजिंग साउंड। जब अस्थमा का अटैक होता है या अस्थमा के पेशेंट में जब सांस लेता है जो आवाज़ आती है उसको वीजिंग कहते हैं। वीजिंग साउंड्स, एयरवेज गेट टाइटर एंड वीजिंग साउंड्स इज प्रोड्यूस। इसके अलावा चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट में पेन, सांस का फूलना, ये सब अस्थमा के अटैक में होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा को हम कैसे जो है डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी और टाइम के हिसाब से इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट अस्थमा में इसको हम डिवाइड करते हैं। इंटरमिटेंट क्या है कि 2 एपिसोड के बीच में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिम्टम फ्री होता है, पेशेंट बिल्कुल आराम से सांस ले सकता है, सांस नहीं फूलता है, बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है, कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन जब उसको सिम्टम्स आते हैं, जब उसको अटैक्स आते हैं या जब उसको सीजनल वेरिएशन होता है, तो जब उसको सांस की तकलीफ बढ़ती है, सिम्टोमेटिक होता है, तो उसको जो इंटरमिटेंट है, लेकिन ये जो बीच वाला जो उसका एपिसोड है सिम्टम फ्री वाला वो नहीं रहता, यानी पूरे साल भर पेशेंट को सिम्टोमेटिक रहता है, साल भर पूरे सांस फूलता रहता है, उसका सीवियरिटी ग्रेड ऊपर नीचे होता रहता है। तो डिपेंड करता है कि परसिस्टेंट, वो उसको हम परसिस्टेंट बोलते हैं, जो पूरे साल भर सिम्टम के साथ जो पेशेंट रहता है, और उसको भी हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ग्रेड में, डिपेंडिंग कि उसके जो सांस की जो तकलीफ़ें हैं वो किस लेवल पे हैं। माइल्ड में यानी हल्के लेवल में आराम से घर में कंट्रोल हो सकता है दवाइयों के साथ। मॉडरेट यानी थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा है, डॉक्टर से उसकी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सीवियरिटी ग्रेड वो होता है जिसमें अगर उसको सही से मैनेज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है, यानी इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अनकंट्रोल्ड अस्थमा वो होता है जो कि अस्थमा को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं दवाइयों के द्वारा। एक इसके अलावा एक होता है स्टेरॉयड रेजिस्टेंस अस्थमा। स्टेरॉयड हम देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और पेशेंट अगर स्टेरॉयड को भी रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी उसके सिम्टम्स ठीक नहीं होते, तो उसको हम स्टेरॉयड रेजिस्टेंस अस्थमा बोलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि अस्थमा हैज़ मल्टीपल कॉजेज़। कारण क्या है, अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा क्यों होता है ऐसा तो अभी तक हम नहीं जान पाए, लेकिन इसके मल्टीपल कॉजेज़ की बात करें, कारण की बात करें, तो एक है एलर्जिक, एक है नॉन एलर्जिक। एलर्जिक की बात करते हैं तो इसमें एलर्जेंस काम करते हैं। एलर्जन यानी जिससे पेशेंट सेंसिटिव है। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो मोल्ड्स हो सकती हैं, जो घर में फफूंद होती है, फंगस होती है नमी वाली जगह पे, उसकी वजह से वो वातावरण में घर के जो एटमॉस्फेयर है, आपके जो रूम के एटमॉस्फेयर है, उसमें ये जो मोल्ड्स हैं, फंगस है, ये उड़ते रहते हैं और आप सांस लेते हैं तो ये आपके छाती में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे रिएक्शन पैदा करते हैं। तो ये जो मोल्ड्स का जो रिएक्शन है, ये अस्थमा के सिम्टम्स को जन्म दे सकते हैं। अगला है पॉलेंस यानी परागकण, पेड़ पौधों से झड़ने वाले जो पराग हैं, सीजनल वेरिएशन के साथ जो उसमें फूल आते हैं, फ्लॉरिंग होती है, उसमें जो पतझड़ होता है, तो पॉलेंस जो है ना बाहर के एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं, और जब पेशेंट सांस लेता है तो वो फेफड़े में जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेट डेंडर। पेट डेंडर यानी पालतू जानवरों का जो एक्सक्रीटा होता है, जो उनका मल होता है, उसकी वजह से। कैसे? क्योंकि जो जैसे जिन लोगों का दूध का काम है, जो या तो तबेले के पास रहते हैं या अपने घर में आपने कोई पेट्स पाल रखे हैं, जैसे डॉग्स पाल रखे हैं, कैट्स पाल रखे हैं,
या आपने बर्ड्स पाल रखे हैं, कुछ पिजन्स हैं, किसी ने पैरट पाल रखा है, तो होता क्या है कि इनके जो डेंडर होते हैं, इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, वो घर के आजू बाजू जो इनके डेंडर होते हैं वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद जब वो ड्राई अप होते हैं तो उनके माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, और वो यदि आप सांस लेंगे और सांस के द्वारा आपके फेफड़े में जाएंगे, वहाँ सेटल होकर एक रिएक्शन पैदा करते हैं। जो आपके पास पेट्स हैं, लाइक जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, आपके पास जो डॉग्स हैं, उनके जो स्किन फ्लेक्स हैं, यानी जो रूसी होती है, डेंड्रफ होती है, उनको भी जो उनको स्किन फ्लेक्स है ना, वो भी माइन्यूट क्वांटिटी में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, आपके रूम में भी प्रेजेंट होते हैं, आपके बेडरूम में भी प्रेजेंट होते हैं। यदि आपने बेडरूम में आपका जो पेट है वो आता जाता है तो जो स्किन फ्लेक्स हैं वो माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और अगर आप उसको सांस के द्वारा इनहेल करते हैं तो आपके फेफड़े में जाके सेटल होके वो भी एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है एलर्जिक अस्थमा का। हम नॉन एलर्जिक की बात करें तो उसमें है एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी जो एयरवेज है उसमें स्पाज पैदा हो जाता है, जो मसल्स में खिंचाव पैदा होता है उसकी वजह से सांस की तकलीफ होती है। अगला है स्ट्रेस जो होता है, मानसिक दबाव होता है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अस्थमा के सिम्टम को एग्जर्बेट करने के लिए। इलनेस, कोई भी तरह की इलनेस हो, कोई भी तरह की सिकनेस हो, कोई भी तरह की तकलीफ हो, लाइक वायरल है, बैक्टीरियल है, ये भी सांस की तकलीफ को पैदा कर सकते हैं और अस्थमा जैसी कंडीशन को जन्म दे सकते हैं। वेदर चेंजेस, सीजनल चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इस मौसम में भी ये जो विंटर का सीज़न आया था उसमें बहुत ठंडी हवा चलती है, और गर्मियों में बहुत ही गर्म हवा चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे 40 to 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, कई बार उससे भी ऊपर जाता है। तो जो बहुत ही हॉट एयर या बहुत ही कोल्ड एयर होती है वो भी फेफड़े में जाती है, तो वहाँ से भी ब्रोंकोस्पाज्म या मसल का स्पाज्म पैदा कर सकती है, तो उसकी वजह से भी सांस के सिम्टम आ सकते हैं। और आगे बात करें तो अस्थमा कैन आल्सो भी एडल्ट ऑनसेट अस्थमा वो है जो 18 साल के बाद शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अस्थमा का पहला सिम्टम जो है 40 साल के बाद, या कई ऐसे भी होते हैं जो 50 या 60 ईयर्स के बाद फर्स्ट सिम्टम आता है, यानी 50 से 60 साल के बाद भी पहली बार उनको सांस का सिम्टम आता है, पहली बार उनको अस्थमा का अटैक आता है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। और अगर हम चाइल्डहुड अस्थमा की बात करें, यानी बच्चों के अस्थमा की बात करें, तो बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि 5 साल से पहले उनको जो है अस्थमा के सिम्टम्स यानी सांस की तकलीफ पैदा हो जाती है, तो उसको चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं, बचपन से ही। और अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं ना, वो इन्फेंट्स यानी 1 साल तक के बच्चे में भी आ सकते हैं, और इवन जो टॉडलर्स हैं जो कि अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, उनके अंदर भी अस्थमा के सिम्टम देखे गए हैं। तो ये है अस्थमा के बारे में। अस्थमा है मल्टीपल कॉजेस। चलते हैं अगली स्लाइड पे। और तो इन एडिशन ये बात कर रहा है कि जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म यानी जो सांस की नलियों में खिंचाव होता है, उसकी वजह से भी अस्थमा के जो अटैक्स आते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार आता है, ये मल्टीपल टाइम्स होता रहता है, तो इनको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको अस्थमा के अटैक जो है शुरू हो जाता है। तो ये है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा यानी आपके जो है रोजगार से जुड़ा हुआ जो है समस्या, जिसमें सांस की तकलीफ होती है, कि ये किन में पाई जाती है? जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कि इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हैं, लाइक कोई पेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मेटल की फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई ऐसी जगह पे माइंस में काम कर रहा है जहाँ पे कि जैसे कोल माइंस है या और कोई माइंस है जहाँ पे कि सब्सटेंस वातावरण में मौजूद होते हैं। कोई लेदर फैक्ट्री में काम कर रहा है जो कि लेदर के माइन्यूट पार्टिकल्स वातावरण में मौजूद होते हैं, और उसको जब इनहेल करते हैं तो जाके आपके विंड पाइप्स में अंदर जाके सेटल होते हैं और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये सांस की तकलीफ होती है। अगला एक है अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम यानी ACOS। ये है सीओपीडी क्या है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। सीओपीडी में क्या होता है कि बीच बीच में जो सिम्टम फ्री पीरियड नहीं होता, यहाँ पे जो एयर का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फिक्स होता है, तो इससे हमेशा हर टाइम पेशेंट को सांस की तकलीफ बनी रहती है। और अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा में बीच बीच में सिम्टम फ्री पीरियड होता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन पहले जो अस्थमा का पेशेंट आगे चल के सीओपीडी की तरफ बिहेव करने लगता है तो उसको अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ है। तो पर्सन हैव बोथ अस्थमा एंड सीओपीडी।
तो हम चलते हैं आगे। स्मोकिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्मोकिंग क्या है कि स्मोकिंग एक फर्स्ट हैंड स्मोकिंग होती है, एक सेकंड हैंड स्मोकिंग है, एक थर्ड हैंड स्मोकिंग है। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग जैसा कि आप अगर कोई एक्टिव स्मोकिंग करता है, इसके हाथ में सिगरेट है और वो सिगरेट पीता है, तो वो फर्स्ट हैंड स्मोकर है। यदि आप उसके साथ बैठते हैं, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो वो स्मोक कर रहा है उसका जो धुआं है आप भी अपने सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो आप सेकंड हैंड स्मोक करते हैं, यानी एक्सपोजर टू समवन हु एल्स इज स्मोकिंग। और यदि कोई किसी जगह से स्मोक करके निकल जाए और उसकी जगह पे आके दूसरे लोग बैठते हैं, तो जो निकोटीन पार्टिकल्स वहाँ पे जगह पे या पे सेटल डाउन है, वो भी वातावरण में मौजूद होके उड़ के जो वहाँ पे आया है उसकी सांस में जाते हैं, तो वो थर्ड हैंड स्मोक कर रहा है। या कोई पर्सन जो है स्मोक करके अपने घर में आता है, स्मोक करने के बाद घर में आता है, लेकिन वो घर में तो स्मोक नहीं करता, लेकिन उसके कपड़ों पर निकोटीन के जो सब्सटेंसेस हैं लगे हुए और अपने कपड़े वहाँ पे टांग देता है, तो उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, उनके अंदर अगर ये पार्टिकल्स जो है सांस के द्वारा जाएंगे, तो दे आर थर्ड हैंड स्मोकर्स, यानी उनके में थर्ड हैंड स्मोक हुआ। तो यानी एक्सपोजर टू क्लोथिंग्स और सरफेसेस इन प्लेस वेयर सम हैज़ ऑलरेडी स्मोक्ड। तो ये है थोड़ा सा आइडिया स्मोकिंग के बारे में, क्योंकि स्मोकिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अस्थमेटिक पेशेंट। बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक होते हैं स्मोकिंग से करने पे वो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, और जो अगर एडिक्टिव हैं, स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि पेशेंट अगर अस्थमा का है, सांस की तकलीफ है, तो सबसे पहले उसको स्मोकिंग जो है क्विट करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि स्मोकिंग को क्विट करना बहुत ही ज़रूरी है। और स्मोकिंग साथ साथ अगर चलती रहेगी तो फिर साथ में मेडिसिन देने का भी क्या फ़ायदा, कि स्मोकिंग अपने आप में ही एक बहुत जो है पावरफुल ट्रिगर है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट कॉजेस अस्थमा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अस्थमा क्यों होता है। अगर रिसर्चर्स की बात करें तो इवन रिसर्चर्स डोंट नो कि अस्थमा क्यों होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट को हाई रिस्क पे रखते हैं। वो क्या है कि अगर पेशेंट एलर्जिक है तो उसमें अस्थमा के सिम्टम्स दिखने के, या यूँ कहें कि अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि अस्थमा को प्री डिस्पोज करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर को यूँ समझे कि कोई अगर जैसे दिल्ली में रह रहा है, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है और पेशेंट को एलर्जिक भी है, पेशेंट का जेनेटिक मेकअप कुछ ऐसा है, थर्ड पॉइंट जेनेटिक मेकअप ही है, तो इन दोनों को हम साथ लेके चलते हैं कि जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि कुछ उसको अस्थमा के से ज़्यादा जल्दी प्री डिस्पोज होता है, तो और कैपिटल सिटी में जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जो सिम्टम उसको आने हैं वो जब भी पोल्यूशन को एक्सपोज होगा उसके सिम्टम्स आ जाएंगे और वो सांस की तकलीफ होने लगेगी। और अगर इसके उलट वो इस पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट को छोड़ता है, यहाँ से कहीं और जाता है, फॉर एग्जांपल शिमला चला गया जहाँ पे की साफ़ सुथरी हवा है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि सिम्टम्स उसके सबसाइड हो जाते हैं या फिर एग्जर्बेट नहीं होते हैं। यानी जगह चेंज करने से भी जो है जो साइंस एंड सिम्टम्स अस्थमा के जो लक्षण है उसमें फ़र्क आ रहा है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स अफेक्ट कर रहे हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, जो फैमिली के ब्लड रिलेशन में अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की तकलीफ़ है, तो ज़्यादा चांस है कि उसके आगे आने वाले पीढ़ियों में अस्थमा के सिम्टम्स या अस्थमा की तकलीफ़ मिलती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कुछ लोगों को चाइल्डहुड में या फिर बाद में भी जो रेस्पिरेटरी यानी सांस के द्वारा इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से भी अस्थमा के सिम्टम्स कई बार एग्जॉर्बेट हो जाते हैं और सांस की तकलीफ बन जाती है, जो कि अस्थमा की तरह बिहेव करती है, या यूँ कहें कि अस्थमा को जन्म देती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा है या फिर अभी जैसे पिछले कोविड-19 गया है, इसने भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारा इफेक्ट छोड़ दिया है, जिससे जो एयरवेज है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है और अस्थमा जैसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। तो ये है व्हाट कॉजेज ऑफ अस्थमा। ये जो ऐसा है जो मतलब कॉमन फैक्टर्स जिसके बारे में हम बात कर सक रहे हैं। अदरवाइज रिसर्च की बात करें तो ऐसा फुल प्रूफ आज तक की डेट में ऐसा नहीं मिला है कि एक्चुअली व्हाई अस्थमा हैपन, अस्थमा होता क्यों है। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉमन अस्थमा अटैक ट्रिगर्स की हम बात कर लेते हैं। ट्रिगर्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो इरिटेटिव सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे फेफड़े में जाके हमारे एयरवेज को इरिटेट करते हैं और अस्थमा का अटैक वहाँ से पैदा होता है। यानी किसी भी ऐसी चीज़ से पेशेंट एक्सपोज होए जिसकी वजह से उसको अस्थमा के सिम्टम्स
आने लगे, उसका सांस फूलने लगे, दे आर नोन एज ट्रिगर्स। यदि कोई पेशेंट ट्रिगर के बारे में जानता है, यदि आप अपने ट्रिगर के बारे में जानते हैं कि किस चीज़ से मुझे सांस की तकलीफ बढ़ती है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप उससे किनारा कर सकते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आप अस्थमा के जो लक्षण है, अस्थमा के सिम्टम्स है, उससे आप काफ़ी मुमकिन है कि काफ़ी हद तक आप बचे रहें। तो अ ट्रिगर कैन ब्रिंग ऑन एन अटैक राइट अवे। अगर आप ट्रिगर से एक्सपोज हुए, जैसे कई लोग हॉट एयर से उनको अस्थमा के अटैक आते हैं, या फिर बहुत ठंडी हवा से उनको अस्थमा के अटैक आते हैं, या फिर आंधी तूफान चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है, उससे उनको अस्थमा का अटैक आता है। तो ये जो है ट्रिगर सब्सटेंसेस हैं। और ट्रिगर सब्सटेंस अगर आप एक्सपोज होते हैं तो हो सकता है तुरंत ही आपको सिम्टम्स चालू हो जाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक्सपोजर है और एक्सपोजर के कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ घंटों बाद, या हो सकता है 1-2 दिनों बाद आपको सिम्टम्स, आपकी बॉडी में लक्षण दिखने लगे। तो अ ट्रिगर कैन ब्रिंग ऑन एन अटैक राइट अवे और एट अदर टाइम। एन अटैक में स्टार्ट आवर्स और डेज लेटर। कुछ दिनों बाद भी हो सकते हैं, कुछ घंटों बाद भी हो सकते हैं, अगर आप एक्सपोज हो रहे हैं अपने ट्रिगर से। तो ट्रिगर्स कैन बी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। जरूरी नहीं है कि आप जिससे एलर्जिक है उससे हर कोई एलर्जिक हो, सारे अस्थमा के पेशेंट उसी चीज़ से एलर्जिक हों, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं जिनकी हम बात करें कि एयर पॉल्यूशन लेवल में बहुत सारे पॉल्यूशन हो, व्हीकल का पॉल्यूशन हो सकता है, आंधी तूफान आया तो उसमें डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। दूसरा है डस्ट माइट। डस्ट माइट क्या होते हैं कि डस्ट माइट जो छोटे जीव होते हैं, ये जब मर जाते हैं घरों के आसपास या फिर कई बार बिस्तर पे भी, मरने के बाद जब इनका जो क्यूटिकल का जो केराटिन लेयर है बॉडी की, ये जब ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद पाउडर फॉर्म में बन के ये आपके रूम में उड़ रही होती है जब भी आप फैन ऑन करते हैं, या फिर इसके माइन्यूट पार्टिकल्स हमेशा हवा में मौजूद रहते हैं और सांस के द्वारा आपके फेफड़े में जाते हैं, तो ये आपके लिए ट्रिगर का काम कर सकती है, अस्थमा के सिम्टम आ सकते हैं। अगला है एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज भी ब्रोंकोस्पाज्म ला सकती है। मोल्ड्स, फफूंद, घर में अगर नमी है, फंगस है, तो वो भी एक कारण हो सकती है। पेस्ट की बात करें तो घर में अगर कॉकरोच हैं, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉकरोच जो मर जाते हैं आपके जो है घर के किसी ऐसे जो है कोने में जहाँ ठीक से सफाई नहीं हो सकती, तो उसके बाद जब उनका जो क्यूटिकल लेयर है ड्राई अप होने के बाद पाउडरी फॉर्म में जब आपके रूम में उड़ेगी और आप सांस लेंगे, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको अस्थमा के सिम्टम आ सकते हैं। पेट्स की हम बात कर रहे थे। अगर आपने घर में कैट्स पाल रखी हैं या फिर डॉग्स पाल रखे हैं, तो आप कोशिश करिए, आप देखिए, पहचानने की कोशिश करिए कि कहीं आप उनके स्किन फ्लेक से, कहीं आप उनके हेयर से एलर्जिक तो नहीं है। टोबैको स्मोकिंग, यस हमने बात कर ली स्मोकिंग की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं जिनको सिम्टम्स हैं, उनको टोबैको स्मोक मतलब जो स्मोकिंग है उनको क्विट करना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और स्मेल, घर में पेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो स्मेल होती है, पेंट की स्मेल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और कई तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो इवन जो सबसे माइल्ड अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, घर में आप नहीं जला सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है। सर्टन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की हमने बात की। कुछ लोग लेदर की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोग पेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उनको अस्थमा से वो जो पेशेंट अगर अस्थमा के से परेशान है, तो ऐसी उनको या तो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करें सो दैट दे कैन रिलीफ इफ पॉसिबल। तो ये है कॉमन ट्रिगर्स की हमने बात करी। तो आगे चलते हैं कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा किसी को है तो उसके लक्षण क्या उसके जो लक्षण होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। चेस्ट टाइटनेस, छाती में खिंचाव, जो आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, एक जो फोटो है इसने छाती पे अपने दोनों हाथ रखे हैं, तो ये जस्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि चेस्ट टाइटनेस, पेन और प्रेशर इन द चेस्ट। छाती में खिंचाव हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर ऐसा प्रेशर जैसा फील हो सकता है, टाइटनेस फील हो सकता है। कफिंग, जो खांसी आती है, अस्थमा के पेशेंट को खांसी आती है। खांसी वैसे तो किसी भी टाइम आती है, लेकिन स्पेशली एट नाइट टाइम ये देखा गया है कि रात को खांसी ज़्यादा जो पेशेंट कंप्लेन करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलता ही फूलता है। वीजिंग साउंड्स, ये हम बात कर रहे थे कि जो एयरवेज हैं बहुत संकरी हो गई हैं, उसमें से जो हवा पास करती है तो एक साउंड आती है, उसको हम वीजिंग साउंड कहते हैं। ये ऑडिबल हो सकती है, यानी हो सकता है कि आप पेशेंट की साउंड सुन सकते हैं, पेशेंट खुद भी अपनी साउंड सुन सकता है,
और कई बार वीजिंग ऐसी होती है, वीजिंग बहुत ऐसी होती है कि आप साउंड नहीं सुन सकते, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से आपका चेस्ट जब एस्कल्टेट करता है, उसको एग्जामिन करता है, तो ही कैन टेल यू दैट वीजिंग इज प्रेजेंट, कंजेशन बढ़ जाता है। सिम्टम्स कैन चेंज बिटवीन अस्थमा अटैक। दो अस्थमा के अटैक हमेशा जो सिम्टम्स पहले अस्थमा अटैक में अलग है, दूसरे अस्थमा अटैक में अलग भी हो सकता है। पहले अस्थमा अटैक में चेस्ट पेन ना हो, दूसरे अस्थमा अटैक में चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये सीवियरिटी जो है वेरी करती रहती है, फर्क होता रहता है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग अटैक्स, अलग अलग एपिसोड में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स हार्ड एंड फास्ट एंड फिक्स रूल नहीं है। तो ये है कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। तो आगे चलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, पूरा आपके जो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स की हिस्ट्री लेंगे, पेरेंट्स में ऐसी कोई तकलीफ है कि नहीं है, सिबलिंग्स यानी भाई बंधुओं में ऐसी तकलीफ नहीं है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी पूछेंगे और कोई स्किन डिजीज़ है। इसके अलावा कुछ टेस्ट किए जाते हैं, स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, स्किन टेस्ट, ये सारे टेस्ट करके एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है कि ये जो सिम्टम्स है अस्थमा के अलावा और कोई चीज़ को रूल आउट करने की कोशिश की जाती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसकी जो मेन टेस्ट है जिससे अस्थमा की डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की जाती है, इनके बारे में हम बात करते हैं अगले वीडियो में।